नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज थर्सडे है अमित भाई, डॉक्टर साहू सर। और जी आज ऑर्गेनन डे है। ऑर्गेनन में जी हमारा चल रहा है 79 अफोरिज्म चलेगा दोस्त आज। जी ठीक है, 78 हो गया था ट्रू क्रॉनिक डिजीज के रूप में, और 79 का कंटेंट है 26 पेज नंबर पे। 79 में हनीमैन साहब बताएंगे सिफिलिस एंड साइकोसिस के बारे में प्रॉपर। जी ठीक है साहब। तो 79 एफोरिज्म में कह रहे हैं, हिदरटू सिफिलिस अलोन हैज बीन टू सम एक्सटेंट नोन एज सच ए क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज which when uncured ceases only with the termination of life। हनीमैन साहब का भाव यहाँ कुछ ऐसा है अमित भाई कि अभी तक केवल सिफिलिस को ही अकेले को ऐसा समझा जाता था कुछ हद तक कि ये क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज है जो अनक्योर रहता है, और ये केवल और केवल तब थमता है जब टर्मिनेशन ऑफ लाइफ हो जाता है, जीवन के अंत के साथ ही इसका अंत होता है, ये ठहरता है, नहीं तो ये चलता रहता है। अब तक केवल सिफिलिस को मानते थे, हनीमैन साहब कह रहे हैं। उस समय की बात है जब हनीमैन साहब बात कर रहे हैं स्पेशली सिफिलिस, साइकोसिस और इनकी। साइकोसिस के लिए कह रहे हैं, साइकोसिस में ब्रैकेट में कह रहे हैं द कंडाइलोमेटस डिजीज। Psychosis equally ineradicably by the vital force without proper medicinal treatment was not recognized as a chronic miasmatic disease of a peculiar character। और हनीमैन साहब का यह कहना है कि जबकि साइकोसिस जो है, जो कॉन्डाइलोमेटस डिजीज है, वो बिल्कुल समान रूप से ही सिफिलिस की तरह इनइरेडिकेबल है वाइटल फोर्स के द्वारा, बिना प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के, और उसको रिकॉग्नाइज करा नहीं जाता था या नहीं जा रहा था उस समय तक एज ए क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज ऑफ ए पेक्यूलियर कैरेक्टर। कह रहे हैं विच इट नेवरथलेस अनडाउटेडली इज, एंड फिजिशियंस इमेजिन्ड दे हैड क्योर्ड इट व्हेन दे हैड डिस्ट्रॉयड द ग्रोथ अपॉन द स्किन। और उसको क्रॉनिक मानते नहीं थे, और उस समय पर जो कि उसका अपना जो कि मियास्मेटिक डिजीज था अपनी एक, और इसमें कोई शक नहीं, उसके बावजूद फिर क्या करते कि फिजिशियन ऐसा मानते हुए कि ये क्रॉनिक नहीं है, तो उसको क्योर करने की कोशिश करते थे, जो ग्रोथ हो जाती थी स्किन पे उसको डिस्ट्रॉय करके। But the persisting dyscrasia occasioned by it escaped their observation। और ऐसा करने की वजह से ये जो डिस्क्रेशिया था साइकोटिक मियाज्म के रूप में, ये समय समय पर बच जाता था ऑब्जर्वेशन से फिजिशियंस के। तो भाव 79 में ये है कि क्रॉनिक सिफिलिस और साइकोसिस को लेकर के उस समय एक ऐसी सोच थी कि सिफिलिस तो क्रॉनिक है और साइकोसिस क्रॉनिक नहीं है, इसलिए साइकोटिक ग्रोथ को वो डिस्ट्रॉय करने के, क्योर करने की कोशिश करते थे, जबकि वो भी क्रॉनिक ही। हाँ ठीक है ना अमित भाई। बिल्कुल 80 में कह रहे हैं, 80 और 81 में दोनों में बताएंगे, कंटेंट में बात कर रहे हैं पहले हम 26 पेज पे। 80 और 81 में बताएंगे सोरा। सोरा क्या है? सोरा, इट इज द मदर ऑफ ऑल ट्रू क्रॉनिक डिजीजेज एक्सेप्ट द सिफिलिटिक एंड साइकोटिक। सोरा को कह रहे हैं ये जननी है सभी क्रॉनिक डिजीज की, सिवाय सिफिलिटिक और साइकोटिक डिजीज के। यानी कि सिफिलिटिक और साइकोटिक जो उस समय हनीमैन साहब के हिसाब से था, सिफिलिटिक था आपका शंकर, ब्यूबो, साइकोटिक था गनोरिया, पिगवर्ट, कंडोलोमेटा। ऐसे डिजीज को छोड़ करके जितने भी ट्रू क्रॉनिक डिजीज हैं उनकी जननी या उनका जनक सोरा ही है। ये 80 और 81 में आप बताएंगे।
और यहाँ जो फुटनोट आएगा इसमें नेम ऑफ डिजीजेज इन द ऑर्डिनरी पैथोलॉजी, जो ऑर्डिनरी पैथोलॉजी में जो नाम डिजीज का नामकरण कर दिया जाता है या जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो 80 एफोरिज्म को लेके चलते हैं। कह रहे हैं कि इनकैलकुलेबली ग्रेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन द टू क्रॉनिक मियाजम्स जस्ट नेम्ड, हाउएवर इज द क्रॉनिक मियाजम ऑफ सोरा। बेहिसाब, बड़े पैमाने पर और बहुत ही महत्वपूर्ण इन दो क्रॉनिक मियाजम के अलावा, जिनका भी नाम लिया सिफिलिस और साइकोसिस का, इनके अलावा बेहिसाब बड़े पैमाने पर और बहुत ही महत्वपूर्ण हालांकि जो क्रॉनिक मियाजम है वो है सोरा। Which whilst those two reveal their specific internal dyscrasia, they one by the venereal chancre, the other by the cauliflower-like growth, does also after the completion of the internal infection of the whole organism, announced by a peculiar cutaneous eruption, something consisting only of a few vesicles accompanied by intolerably voluptuous tickling itching, ब्रैकेट में कह रहे हैं, and a peculiar odor. The monstrous internal chronic miasm, 10 लग कह रहे हैं 10 सोरा. The only real fundamental cause and producer of all the other numerous, I may say innumerable forms of disease. तो हैनीमैन साहब का यहाँ भाव ये है which whilst those to reveal their specific internal dyscrasia, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो दो ऊपर बताए गए हैं, जब वो रिवील करते हैं अपने स्पेसिफिक इंटरनल डिस्क्रेसिया को, सिफिलिस और साइकोसिस को, द वन ऑफ द विनेरियल सैंकर, सिफिलिस तो करता है अपने आप को रिवील विनेरियल सैंकर के रूप में और दूसरा करता है कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ के रूप में। इसी प्रकार डज आल्सो, जिस तरह से वो रिवील करते हैं स्पेसिफिक इंटरनल डिस्क्रेसिया को स्किन पे या अपने इरप्शंस के रूप में, कह रहे हैं इसी प्रकार कंप्लीट करने के बाद इंटरनल इन्फेक्शन को पूरे होल ऑर्गेनिज्म में फैलने के बाद, पूरे ऑर्गेनिज्म को कवर करने के बाद अनाउंस करता है एक पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शंस के रूप में, something consisting only a few vesicles accompanied by intolerable voluptuous tickling itching, और कुछ पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शंस के रूप में कुछ फीव वेसाइकल्स के रूप में जिनमें इंटॉलरेबल वल्पचुअस टिकलिंग ईचिंग होती है अपनी एक पिक्यूलियर ऑर्डर के साथ। तो ये कौन करता है अमित? ये करता है सोरा। सोरा जो अपने आप को रिवील करता है वो करता है पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शन के रूप में, फीव वेसाइकल्स के रूप में जिनमें इंटॉलरेबल वल्पचुअस ईचिंग टिकलिंग होती है, टिकलिंग ईचिंग, और एक पिक्यूलियर ऑर्डर भी होती है। कह रहे इसी तरह से ये भी रिवील करता है जैसे वो दोनों अपने अपने रूप में कर रहे थे, विनेरियल के रूप में सिफिलिस और कॉलीफ्लावर के रूप में ग्रोथ के रूप में साइकोसिस, इसी तरह से ये भी अपने आप को रिवील करता है जब ये पूरे ऑर्गेनिज्म में फैल जाता है। उसके बाद जब उसको इंटरनल इन्फेक्शन पूरा का पूरा कर लेता है तब आता बाहर इरप्शन। तो इसी को कह रहे हैं अब आगे कि द मॉन्स्टरस इंटरनल क्रॉनिक मियाजम द सोरा, और ये निकल के आता है फिर ये ही दैत्य रूपी इंटरनल क्रॉनिक मियाजम होता है जिसे हम कहते हैं सोरा। तीसरा ये है, और इसको कह रहे हैं आगे कि द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दैट अदर न्यूमरस, आई में से इन्यूमरेबल फॉर्म ऑफ डिजीज। और ये सोरा ही वास्तविक, केवल और केवल वास्तविक फंडामेंटल कॉज है जो पैदा करता है सभी दूसरे न्यूमरस, अनगिनत, और मैं कह सकता हूं इनन्यूमरेबल, जो काउंटलेस, जिनको काउंट ही नहीं कर सकते, ऐसी फॉर्म ऑफ डिजीज को जो पैदा करता है, उसके पीछे डॉक्टर दीपशिखा ये सोरा ही है।
यहीं पे फुटनोट है, फुटनोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज को लेके कह रहे हैं, 77 फुटनोट है। कह रहे हैं आई स्पेंट 12 years in investigating the source of this incredibly large number of chronic affections, is ascertaining and collecting certain proofs of this great truth which had remained unknown to all former or contemporary observers, and in discovering at the same time the principal ब्रैकेट में करें एंटीस्टोरिक रेमेडीज, principal remedies which collectively are nearly a match for this thousand-headed monster of disease in all its different developments and forms. हैनीमैन साहब कह रहे हैं मैंने 12 साल खर्च करें अमित पाल भाई, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए इस सोर्स ऑफ इनक्रेडिबली लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शंस के। इन लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शंस जो हैं ये अतुलनीय हैं, जो ये नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शंस है इनका जो सोर्स है उसको पता लगाने के लिए मैंने 12 साल खर्च करे। इन असर्टेनिंग एंड कलेक्टिंग सर्टेन प्रूफ्स ऑफ दिस ग्रेट ट्रूथ, और मैंने असर्टेन करते हुए कलेक्ट किए निश्चित पक्के प्रूफ इस ग्रेट ट्रूथ के बारे में, जो कि पहले अननोन रहे, जिनको पहले कोई नहीं जानता था मेरे से पहले। ऑल फॉर्मर और कंटेम्परेरी ऑब्जर्वर, ना तो पहले वाले पहुंच पाए इस जड़ तक और ना ही मेरे समकालीन पहुंच पाए जो मेरे समय पे थे। एंड इन डिस्कवरिंग एट द सेम टाइम, और साथ ही के साथ मैंने डिस्कवर करी इसके लिए प्रिंसिपल रेमेडीज भी। पहले तो मैंने सोर्स ऑफ द इनक्रेडिबल लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शंस को ढूंढा, फिर सोरा के रूप में, और फिर मैंने साथ ही साथ प्रिंसिपल रेमेडीज को भी डिस्कवर करा यहाँ, विच कलेक्टिवली आर नियरली ए मैच फॉर दिस थाउजेंड-हेडेड मॉन्स्टर ऑफ डिजीज इन ऑल इट्स डिफरेंट डेवलपमेंट एंड फॉर्म। जो मैंने रेमेडीज, प्रिंसिपल रेमेडीज जो है जो खोजी, वो कलेक्टिवली, अकेली नहीं, विच कलेक्टिवली आर, कलेक्टिवली नियरली मैच करती थी इस थाउजेंड-हेडेड मॉन्स्टर ऑफ डिजीज डिफरेंट डेवलपमेंट के रूप में और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में। ये जितने रूपों में आया बाहर निकल के थाउजेंड-हेडेड मॉन्स्टर, उतने ही रूपों में मैंने एंटीसोरिक रेमेडीज भी ढूंढ ली, इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग, इसकी स्टेट के अकॉर्डिंग, ऐसे समझ लो। आगे कह रहे हैं आई हैव पब्लिश्ड माय ऑब्जर्वेशन ऑन दिस सब्जेक्ट इन द बुक एंटाइटल्ड द क्रॉनिक डिजीजेज, और मैंने पब्लिश किए हैं अपने ऑब्जर्वेशंस इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी किताब में, जिसका नाम है द क्रॉनिक डिजीजेज। ब्रैकेट में कह रहे हैं 4 वॉल्यूम्स थे, ड्रेसडन आर्नोल्ड और वॉल्यूम्स में थी पहले, सेकंड एडिशन इसका डिसल्डोर्फ शॉप ने निकाला, ऐसे करके इसके थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। बिफोर आई हैड ऑब्टेन्ड दिस नॉलेज I could only teach how to treat this whole number of chronic diseases as isolated individual maladies with those medicinal substances whose pure effects had been tested on healthy persons up to that period। और देखो कितनी अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं हैनीमैन साहब, कह रहे हैं कि मैंने इसको, इस नॉलेज को पाने से पहले अमित पाल भाई मैंने भी ये सीखा था कि कैसे ट्रीट किया जाता है होल नंबर ऑफ क्रोनिक डिजीजेज को अलग अलग तरीके से। पहले मैं अलग अलग तरीके से करता था मैं भी, अब मैं करता हूं इसको सोरा मान के। होल नंबर ऑफ डिजीज को मैं आइसोलेटेड ट्रीट किया करता था इंडिविजुअल मेलेडी के रूप में। किसके द्वारा किया करते थे?
with those medicinal substance whose pure effects had been tested on healthy persons up to that period। उस समय तक की जो नॉलेज थी कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस की भी जिनके प्योर इफेक्ट को मैंने प्रूव कर लिया था, टेस्ट कर लिया था हेल्दी पर्सन पर, उन मेडिसिनल सब्सटेंस के द्वारा मैं इंडिविजुअल मेलेडी मान के आइसोलेटेड तरीके से ट्रीट किया करता था। इसको मैं सोरा नहीं मानता था, मैं सोचता था ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेलेडी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जैसा कि अभी भी इस नॉलेज को पाने से पहले हम सब लोग करते ही हैं, है जी। So that every case of chronic disease was treated by my disciples according to the group of symptoms it presented, just like an idiopathic disease, and it was often so far cured that sick mankind rejoiced at the extensive remedial treasure already amassed by the new healing art। और ऐसे ही मैं किया करता था, तो अपने शिष्यों के बारे में कह रहे हैं हनीमैन साहब अब। So that every case of chronic disease was treated by my disciples according to the group of symptoms it presented। तो जो भी मेरे शिष्य थे, मेरे जो अनुयायी थे, एक तरह से वो क्रोनिक डिजीज को ट्रीट करते थे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को जो प्रेजेंटेड थे उनको मानते हुए, उनके अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक एन इडियोपैथिक डिजीज, बिल्कुल ऐसे ही एक इडियोपैथिक डिजीज के रूप में। बेसिकली भाव ये है यहाँ तक बात का कि वो सिम्टम की टोटलिटी बना करके और मेडिसिन दे देते थे, उसके पीछे जो कॉल था फंडामेंटल वो उससे अनजान थे, जैसे मैं भी था। इसलिए इडियोपैथिक डिजीज माना दीपशिका यहाँ। इडियोपैथिक जिसका कॉज पता ना हो अमितपाल भाई, उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। तो पहले की इडियोपैथिक डिजीज के रूप में ही बिना कॉज को पकड़े सिम्टम बेस ट्रीटमेंट दे देते थे। मेरे डिसिपल्स भी ऐसे करते आ रहे थे। एंड इट वाज ऑफन सो फार क्योर्ड, और ये क्योर से बहुत दूर रह जाती थी बात, क्योर होता ही नहीं था। एंड इट वाज ऑफन सो फार क्योर्ड दैट सिक मैनकाइंड रिजॉइस्ड at the extensive remedial treasure already amazed by the new healing art। और देखो क्योर होता नहीं था, लेकिन जो सिक मैनकाइंड थी वो उससे खुश थी, प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव बहुत समय लग रहा है इसमें ये बोल रहे हैं कि इट वाज ऑफन सो फार क्योर्ड की अभी तक तो वो क्योर भी हो रहा था, इसकी वजह से ये सिक मैनकाइंड जो थे इससे मतलब खुश भी थे। एंड इट वाज ऑफन सो फार क्योर्ड, आज तक क्यों अभी तक क्योर होता रहा नहीं। बेसिकली थोड़ा इससे पहले भाव को इससे जोड़ो फिर आप, जो वो इडियोपैथिक डिजीज के रूप में सिम्टम्स को मान करके, जो प्रेजेंटेड सिम्टम थे उनको मान करके जो दवाई देते चले आ रहे थे डिसिपल्स, एक तो वो रूप था दीपशिका है, और आगे कह रहे हैं एंड इट वाज ऑफन सो फार क्योर्ड दैट सिक मैनकाइंड रिजॉइस्ड एट द एक्सटेंसिव रेमेडियल ट्रेजर। ये जो बड़े पैमाने पर रेमेडियल जो हमारे पास संग्रह था ऑलरेडी अमेज, जो संग्रह था न्यू हीलिंग आर्ट के द्वारा, इसके द्वारा वो आराम पा रही थी। बेटे भाव ये अभी मुझे इसमें जो मुझे लग रहा है, मैं अपना रख रहा हूँ दीपशिका, आप बिल्कुल अपनी बात पे मजबूत रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ये जो न्यू हीलिंग आर्ट जब से आया था तो इसमें रेमेडी भी आ गई थी बहुत सारी, और उसके द्वारा जो सिम्टम के आधार पर टोटलिटी बना करके जो मानवता को आराम मिल रहा था वो उसी से आनंदित थी, जबकि क्योर हो नहीं रहा था। क्योर जब भी नहीं हो रहा था डिजीज, लेकिन वो बड़े आनंदित उसमें थी। क्यों? क्योंकि उसे तो बहुत बढ़िया आराम मिल रहा था इस न्यू हीलिंग आर्ट के द्वारा। फिर भी भाई वो तो किससे त्रस्त थी? पहले थी वो वेनिसेक्शन से त्रस्त, पहले थी वो लीच लगाने से, है ना। तो उसकी जगह वो तो इस न्यू हीलिंग आर्ट के द्वारा वो रिजॉइस कर रही थी, जबकि अभी क्योर नहीं था।
बॉस हम जो यहाँ से ले रहे हैं वो हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी तक ये जो क्रॉनिक डिजीजेस को ये आइसोलेटेड तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तो ये हाँ जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता था इनको एक ही डिजीज मतलब इनको एक ही डिजीज मान रहे थे, तो जिनका सिम्टम चले जाने से वो उसको क्योर समझ रहे थे हाँ कि सिम्टम चला गया, जिसका कॉज तब तक अननोन था और उसको वो क्योर समझ रहे थे, हाँ इसलिए मैनकाइंड खुश हो रहा था। हमें ये हाँ समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये अलग आइसोलेटेड इसको समझ रहे थे कि हाँ ये इसका इंटरनल कनेक्शन नहीं है, शायद इस वजह से। हाँ आगे तो बढ़ते हैं, हो सकता है कुछ हाँ समझ तो में। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही तो बोल रहे हो, यही तो सही है बोल रहे हो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही कि ये आइसोलेटेड मेलेडी के रूप में, इंडिविजुअल मेलेडी के रूप हाँ। में इसे क्योर करते चले आ रहे थे। कह रहे हैं हाउ मच ग्रेटर कॉज इज देयर नाउ फॉर रिजॉइसिंग that the desired goal has been so much more nearly attained, in as much as the recently discovered and far more specific homeopathic remedies for chronic affections arising from SORA, bracket में कह रहे हैं properly termed anti-soric remedies, and the special instructions for their preparation and employment have been published. अब देखो, हाउ मच ग्रेटर कॉज इज देयर नाउ फॉर रिजॉइसिंग। अब और बड़े, रिजॉइस का मतलब और प्रसन्नता का और खुशी का और बहुत बड़ा जो कारण अब ये था, कितना हुआ या कितना बड़ा कारण अब खुश होने के लिए था कि द डिजायर्ड गोल हैज बीन सो मच मोर नियरली अटेंड। जो हमारा गोल था, जो चाहते थे, जो क्योर करना हमारा गोल था, वो कितना नजदीक था प्राप्त करना अब। In as much as recently discovered and far more specific homeopathic remedies for chronic affections arising from SORA, जो गोल प्राप्त करना अब कितना वो नजदीक था, जैसे जैसे हम रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड फार मोर स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा क्रॉनिक अफेक्शंस को जो अराइज हो रहे थे सोरा से, उनको ठीक करने में, क्योर करने के नजदीक थे। तो कितना बड़ी खुशी की बात यहाँ थी एक तरह से। ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रॉपरली टर्म्ड एंटीसोरिक रेमेडीज, उन रेमेडीज का नाम यहाँ दे रहे हैं एंटीसोरिक रेमेडीज के द्वारा, एंड द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर देयर प्रिपरेशन, और यहाँ पर उनके प्रिपरेशन की भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी और एम्प्लॉयमेंट करने की भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी जो कि पब्लिश हो चुकी थी। एंड फ्रॉम अमंग देम द ट्रू फिजिशियन कैन नाउ सेलेक्ट फॉर हिज क्यूरेटिव एजेंट्स दोज हुज मेडिसिनल सिम्टम्स कोरस्पॉन्ड इन द मोस्ट सिमिलर मैनर टू द क्रॉनिक डिजीज ही हैज टू क्योर। और अब यहाँ उसके बाद जो ट्रू फिजिशियंस थे, अब वो सेलेक्ट कर सकते थे क्यूरेटिव एजेंट को उन मेडिसिनल सिम्टम्स के आधार पर जो कि मोस्ट सिमिलर थे, मोस्ट होम्योपैथिक थे क्रॉनिक डिजीज से, जिसको हमें क्योर करना। एंड दस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंटीसोरिक मेडिसिन मोर सुटेबल फॉर दिस मियाजम, he is enabled to render more essential service and almost invariably to effect a perfect cure। और इस तरह से एम्प्लॉय करते हुए मेडिसिन को और सुटेबल तरीके से उस म्याजम के हिसाब से, जब से ये म्याजम का पता लगाया हनीमैन साहब ने, कह रहे वो सक्षम हो चुका था, वो फिजिशियन और ज्यादा सक्षम हो चुका था, या बन गया रेंडर मोर एसेंशियल सर्विस देने के लिए और अच्छी सेवा देने के लिए, और ऑलमोस्ट इनवेरिएबली टू इफेक्ट द परफेक्ट क्योर, और अब अनिवार्य रूप से अब वो परफेक्ट क्योर करने की स्थिति में पहुंच गया जब ये सोरा का पता चला है। अमित मैं कह रहा हूँ ब्याज के तो होम्योपैथी है ही नहीं, हाँ यही है कि एक्शन आ गया था, तो उससे पहले काम तो ऐसे ही हो रहा था कि ये कॉन्स्टिपेशन है तो नक्सोमी का दे दो, और ये दिक्कत है तो दे दो, इस तरीके पे काम हो रहा था। हाँ, लेकिन जब 12 साल मेहनत करने के बाद ब्याज
लेके आए तभी कॉज ऑफ डिसीज रिमूव हुआ। हाँ, और तभी वो क्योर करने की स्थिति में आ पाया फिजिशियन, है जी। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो भाव हम पकड़ गए हैं। भाव यही है कि देखो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे दवाई देना अलग बात है, और मतलब सिम्टम पे दवाई देना अलग बात है, और एंटीसोरिक या एंटी मियाजमेटिक देना अलग बात है। तो हम अब एंटी मियाजमेटिक कैसे देंगे, और टोटल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पे प्रेस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं, या फिर हम एंटी मियाजमेटिक प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ये कैसे अंतर होगा, इस पे प्रकाश डालो। इस पे बताओ कोई कि भाई एक एक बंदे ने PQRS ले लिए, अनकॉमन भी ले लिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम भी बना लिया, सब कुछ है, वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा है, तो वो कैसे एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट से अलग मानी जाएगी अभी, या वही एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट है, बताओ। एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट वो कब बनेगी, एंटी मियाजमेटिक प्रेस्क्रिप्शन कब बनेगा, और ओनली सिम्टोमेटिक प्रेस्क्रिप्शन कब तक रहेगा। उसमें ऐसा क्या जोड़ दिया हैनीमैन साहब ने और सोरा को ढूंढने के बाद कि वो अब एंटी मियाजमेटिक मान लिया गया। बस शायद मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद जो प्रोसेस चल रही होती है अंदर बॉडी के अंदर, कि कौन सा डिफेंसिव प्रोसेस चल रहा है उसको समझना, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है या ये जैसे साइकोसिस और ये जो सोरा था, इस प्रोसेस को समझ के सिम्टम्स तो हमारे पास बहुत सारे सिम्टम रहेंगे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम जिसको क्योर करना, जो ज्यादा मतलब जिसको इन जनरल बॉडी में जिसका प्रोसेस समझ में आ रहा हो डिफेंस का, वो मियाजमेटिक प्रोसेस होगा, मियाजमेटिक ट्रीटमेंट। और बोलो कोई, डॉक्टर साहब सर बोले। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रोसेस ही है। एक्चुअली क्या है, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज में भी जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी उन्होंने लेयर वाइज का कौन सा डिसीज सप्रेस हुआ, फिर कौन सा डिसीज आया, फिर कौन सा डिसीज सप्रेस हुआ, कौन सा डिसीज आया, मतलब वो किस तरह से किस प्रोसेस की ओर गया है, किस तरह से उसमें जर्नी आप कह रहे हैं, जर्नी ऑफ डिजीज। जर्नी, हाँ जी सर। अच्छा, और अमित भाई वो करके सिम्टम्स देख रहे हैं, जैसे दे रहे हैं ना, जो सिम्टोमेटिक सिम्टम्स तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, पर हाँ। अगर हम उनको करते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि किसी सिम्टम को सप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट अपर लेवल पे वो डिजीज चली जाती है, डीपर लेवल पे चली जाती है। अक्यूट केसेस में भी हम PQRS लेकर के मेडिसिन देते, तो अक्यूट में ट्रीटमेंट के बाद वो डिजीज दोबारा नहीं आती है। पर जब कोई सिम्टम बार बार रिपीटेडली एक बार जाने के बाद दोबारा आता है, या सप्रेस होकर दूसरे फॉर्म में आता है, तो वहां पे हमें मियाजमेटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। वहां पे इंटरनल प्रोसेस समझने की जरूरत होती है कि कौन सा अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या वो पहले डिस्पोजिशन मैच करते थे क्या? सिम्टम आए, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम आ गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नक्सोमिका दे दी, ओपियम दे दिया, एलोज दे दी, डायरिया हो गया, तो क्या इसमें डिस्पोजिशन मैच करा था क्या? नहीं 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 नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एंटी मियाजमेटिक बनाने के लिए एक तो डिस्पोजिशन जरूर मैच करा, ठीक है। एक एक्साइटिंग कॉज जो लेते थे, अब उस पर आ जाओ थोड़ा सा इसको लेने के लिए कि एक्यूट में हम एक्साइटिंग कॉज लेते हैं और इसमें फंडामेंटल कॉज लेते हैं। फंडामेंटल कॉज में मान लो चलो मियाजमेटिक कह दिया, अदरवाइज उसके अलावा उसकी लाइफ स्टाइल, उसका स्वभाव, उसकी विल, इंटेलेक्ट, मॉरल कैसा है, वो सारे लेते हैं, है जी। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी सर, क्योंकि इसमें डिस्पोजिशन तो लेते थे, क्योंकि जो एफोरिज्म नंबर 221 जो है
हाँ तो उसमें करंट डिस्पोजिशन डिसाइडेड मेडिसिन, लेकिन डिस्पोजिशन तो लेते थे, लेकिन जो रिसेंट डिस्पोजिशन लेते थे। लेकिन जब जर्नी ऑफ डिसीज जब देखना चालू किए हाँ आफ्टर थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज, तो डिस्पोजिशन पहले वाले डिस्पोजिशन को भी मैच करने लगे। अल्टर्ड की जगह, अल्टर्ड डिस्पोजिशन की जगह और बेसिक डिस्पोजिशन को लेने लगे, आप ये कहना चाह रहे बिल्कुल हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो बेसिकली आप इशारा समझ रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब लोग। बेसिकली हम यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि एंटी मियाजमेटिक प्रेस्क्रिप्शन बनाने के लिए और क्या ऐड डाउन करा हैनीमैन साहब ने जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो यही बार बार आ रहा हमारी बातों से कि उसका जर्नी ऑफ डिजीज देखते थे पीछे से, उसका ओरिजिनल डिस्पोजिशन मैच करे, फिर उसकी थोड़ा सा और भाव कैंट साहब की तरफ से आया कि विल, इंटेलेक्ट, मॉरल्स, ये सब मैच करे। जैसा कि 5वें एफोरिज्म में बता रखा है ना कि उसका बिल्कुल। सोशल इकोनॉमिक, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका डाइट एंड रेजिमेन, और उसका ये सब चीजें, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब देखते हैं ना उसमें। उसका मोड ऑफ लिविंग देखते हैं, हैबिट देखते हैं, सोशल डोमेस्टिक रिलेशन, सेक्सुअल, ये सब जब मैच करके पीछे तक देखते हैं तो तब ये एक एंटी मियाजमेटिक की तरफ बढ़ेगा। और अगर मात्र आप ये कहोगे कि साहब लैट्रिन पतली आ रही है, वाटरी स्टूल है, और उस पर चाहे एलोज दे दो, चाहे पल्सेटिला दे दो, पोडोफाइलम दे दो, कोई भी दे दो, तो ये सिम्टोमेटिक हो गया एक तरह से, यदि आपने उसका ओरिजिनल डिस्पोजिशन बंदे का नहीं मैच किया तो, है ना? और कोई पॉइंट है किसी के पास? बस ऐसे ही जैसे कि हम लोग जब अभी केस लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं, सिफिलिटिक सिम्टम्स भी होते हैं। तो हम हमेशा साइकोसिस को छोड़ करके सिफिलिस को लेते हैं। तो जो हायर डिफेंसिव प्रोसेस चल रहा होता है उसको लेते हैं। हाँ उसको लेने के बाद जो हम सेंसिटिविटी मैच कराते हैं, जो बेसिक सेंसिटिविटी होती है उससे मैच करा के तब मेडिसिन देते हैं। हाँ, तो बेसिक, ये बिल्कुल, जी बेस, बिल्कुल। हाँ, बेसिक ये होता है। सेंसिटिविटी या बेसिक डिस्पोजिशन, वाह। हाँ, तो यहाँ मियाज़्मेटिक ट्रीटमेंट में हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि हम साइकोटिक सिम्टम्स को नहीं लेंगे, फिर सिफिलिटिक को लेंगे। अगर दोनों सामने हैं नहीं, उनको ये तो हम लो आज की बात कर रहे हैं बेटा, आज जो बात कर रही हो ना, आज क्या करते हैं हम उसकी कर रहे हैं। बेसिकली मेरा तो क्वेरी ये थी आप लोगों के साथ कि हैनीमैन साहब ने और क्या प्लस कर दिया कि उसको एंटी मियाजमेटिक कह दिया। अब तो हमारा एक मोडस ऑपरेंडी हमारा तो अब है, ये जो हम सिफिलिस पकड़ते हैं फिर साइकोटिक को छोड़ देते हैं, है ना? तो वहां पर जो मोटा मोटा भाव यही आ रहा है अभी कि हमें लगता है बस ये ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स ही हुआ है, क्योंकि पहले वो सारे सिम्टम्स लिए जाते थे। अब ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम का मतलब हुआ कि मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम है क्या है जिसको लेकर के टोटलिटी बनानी है, उसकी वजह से ये मियाज़्मेटिक ट्रीटमेंट बना। चलो खैर, ये वैसे और क्लियर जब होएगा जब हम क्रोनिक डिजीज पढ़ेंगे। और ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो आपका कहना है कि तब ये एंटी मियाजमेटिक माना जाएगा। जी जी। ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम के हिसाब से अगर हम देंगे तो तब चलो कोई रख बच्चा लें। हो फाइनल ईयर में ना, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, हमें याद है हम लोग ने पढ़ा था ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम कैसे करते हैं। हाँ उसमें हाँ हाँ हाँ, एक तो इसमें बेसिकली इंडिविजुअल एज ए होल पर्सन को रिप्रेजेंट करता हुआ हो इंफॉर्मेशन। हाँ जो जो प्रोसेस ज्यादा जनरल जनरल में हमें दिख रही है, सिर्फ हाँ एक हाँ पर्टिकुलर हाँ। में दिख रही है, और अगर पर्टिकुलर में है तो एकदम PQRS है, तब ले सकते हैं उसको। ओके ओके, चलो खैर, ये क्वेश्चन है हम लोगों के सबके सामने, छोटा मोटा क्लियर है, और जितना ज्यादा क्लियर होगा और आगे बात करेंगे। ये हो गया ना? ये हो गया ना नहीं, पूरा? वो पीछे लेकिन ये बचा है क्वेश्चन बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है सर आपका। हाँ, नहीं, बिना इसके तो क्वेश्चन फिर जो है, क्रैक नहीं होएगा, इसके क्योंकि बिना। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये। हाँ ये अपने को कॉन्सेप्ट देता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने ऐसा क्या रिसर्च करके हमारे सामने पेश किया जो पहले नहीं था। हाँ, पहले जो नहीं था, तो बेसिकली एक तो एफोरिज्म नंबर 5 से आइडिया आ रहा है सर। बिल्कुल पहले क्या नहीं था कि एक तो एक्साइटिंग कोज नहीं है क्रोनिक के साथ, बिल्कुल। है जी,
और फंडामेंटल कॉज में उन्होंने जोड़ा कि इसमें हमने अपने प्रेस्क्रिप्शन के दौरान क्या और जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया कि इसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसके मॉरल्स कैसे हैं, इसके इंटेलेक्चुअल करेक्टर कैसे हैं, इस बंदे का मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट से इंफॉर्मेशन आएगी वो कैसा है, उसका सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग और सेक्सुअल फंक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसे हैं। ये सब चीजें हमें और प्लस करनी होगी, तो तब हम इसके फंडामेंटल प्रेस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे फंडामेंटल कॉज के साथ, है ना। सर इसके लिए थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज को भी एक बार रीड करना पड़ेगा। नहीं Actually, बिल्कुल पढ़ना तो है ही। 12 जो उनका जो 12 ईयर का जो रिसर्च है उसका पूरा एक्सट्रैक्ट है वो। हाँ बेसिकली सर मैं आपको बताऊं, उसमें लेटेंट सोरा कहा गया था। लेटेंट सोरा में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि अभी डिजीज तो है नहीं और बंदे में वो दिखते हैं पहले। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर कोई बंदा सुबह फ्रेश होके शाम तक अपना काम धाम करते हो, शाम को बहुत ज्यादा थक जाता है, उसको बोन पेन सी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, तो बेसिकली कुछ ऐसे लेटेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आज के जीवन में हम आम मान लेते हैं। हम जैसे दोपहर को लंच किया और उसे सुस्ती आ गई बहुत गहरी, खाना खाते ही बहुत ज्यादा सुस्ती सी आ गई, तो ये गुड साइन नहीं है। बहुत ज्यादा पे ध्यान देना, नैप स्लीप नहीं, थोड़े से ही काम करने पे बहुत ज्यादा थकान सी होने लगी, तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई इसके मियाजम है। तो ये ऐसे निकलेगा वहां जब हम क्रोनिक डिजीज को पढ़ेंगे ना सर, लेटेंट सोरा के रूप में। तो कुछ ऐसी हाँ बेटा। जी 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 बस आप नहीं आप बोलो, मेरा हो गया पूरा। बस हम ऐसे अगर चले हैं कि मतलब मायाज आया कैसे। हाँ। तो ये तब शुरू हुआ ना, सर ने तब रिसर्च किया जब उन्होंने देखा कि कुछ डिजीजेस बार बार वापस आ रहे हैं, हाँ। पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहे हैं, या हाँ। एक बार उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने एक चीज को ठीक कर दिया तो वो हाँ। कुछ और बन के आ रहा है। हाँ। तो इस चीज अगर इसकी डिस्कवरी सर ने की तो उन्होंने देखा होगा कि कोई एक इंटरनल जैसे डिस्क्रेसिया है जो बना हुआ है, जो टेंडेंसी है उसको उसको ठीक करना था। अब तो ये हाँ। टेंडेंसी ठीक करने के लिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि टेंडेंसी ठीक करने के लिए उन्होंने क्या देखा। तो वो उस हाँ। डिजीज की जर्नी में पीछे गए, पीछे इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, और जहां से शुरुआत हुई थी हाँ। वहां से, जैसे हम लोग अभी लेते हैं ना अगर फिजियोलॉजिकल लेवल तक है तो हम उसका एक्साइटिंग कॉज या उसका सॉरी एलिमेंट हम लेते हैं उसका वहां से। और अगर ये साइकोसिस या उसमें आ गया, सिफिलिस में आ गया, तो हम उसको कुछ और तरीके से लेते हैं। तो हाँ। मेरा वही कहने का मतलब था कि जो डिजीज के प्रोसेस को समझ के, जर्नी को समझ के, प्रोसेस को समझ के उसके हिसाब से मेडिसिन देना, कि अब मोर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या मोर हायर जो फॉर्म ऑफ डिफेंस प्रोसेस बॉडी में चल रहा है वो क्या है, और फिर उस टेंडेंसी को, उस डिस्क्रेसिया को जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसको ठीक करना। तो आपने प्रेस्क्रिप्शन में क्या क्या प्लस किया PQRS टोटलिटी से अलग? यही शुरुआत, जैसे कॉज पहले तो कॉज ऐड किया होगा कहीं ना कहीं, उसका रीजन क्या है, और फिर अगर हम और उसका फिर फाइनल इफेक्ट क्या आया, इसको अगर ऐसे समझे। हाँ बेसिकली ये जो हमारा जो सवाल है इसको क्रोनिक डिजीज ही क्लियर करेगी, है ना, इसको करेगी। ऐड क्या किया ये तो समझना बहुत यही है, लेकिन हाँ ये ठीक है बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने वैसे खोल रखी है क्रोनिक डिजीज, इसमें उन्होंने लिखा अस्थमा विद ड्रोप्सी, प्लूरेसी ऑफ इन्फ्लेमेशन का, तो वो तो केस आए हुए हैं बेसिकली, ये उनके सामने केस थे। तो सिम्टम ऑफ लेटेंट सोरा अगर किसी को पता चले, हम भी देख लेंगे, सिम्टम्स ऑफ लेटेंट सोरा जरूर डाल के उसे ग्रुप पे डाल देना आज ही, इस वाले पे ऑर्गेनन के, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किसी मरीज के बीमार होने से पहले किस तरह के उसका डिस्पोजिशन रहा, किस तरह के उसके सिम्टम्स रहे,
वो भी उसमें ये बताएंगे कि इसके अंदर मियाज्म एक्टिवेट हो रखा है और इसको हम एंटी मियाजमेटिक देंगे। एक तो आपने बहुत अच्छी बात ये कही दी कि एक तो पता चलता है जब जब वो वापस लौट के आ रहा है, सही हो जाता है, फिर लौट के आ जाता है, लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिनको आप ये कह देंगे कि भाई ये जो है एक्यूट नहीं, ये क्रोनिक केस है, भले चाहे अभी फ्लेयर अप नहीं हुआ है, लेकिन है इसके अंदर भैया मियाजम ही, है ना। हाँ, तो वो हमें देखो सिम्टम ऑफ लेटेंट सोरा, मैं आ गया हूँ, पेज नंबर 51 है हमारे इसमें। सिम्टम ऑफ लेटेंट सोरा है जो चीजें फ्रीक्वेंट मोस्ट, मैं कुछ पढ़ दे रहा हूँ दोस्त, 5 पॉइंट्स तो और क्लियर हो जाएगा। मोस्टली विद चिल्ड्रन फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ एस्कराइड्स एंड अदर वॉर्म्स, अनसफरेबल ईचिंग कॉज्ड बाय द लेटर इन द रेक्टम, ये भी लेटेंट सोरा है। कीड़े होना पेट में, द एब्डोमेन ऑफन डिस्टेंडेड रहना, नाउ इनसैटिएबल हंगर, देन अगेन वांट ऑफ एपिटाइट, कभी भूख बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यदि ऐसा कोई इंसान है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मियाजम है। पेलनेस ऑफ द फेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, अगर किसी को है तो वो एक्यूट नहीं है, उसके पीछे कोई मियाजम है। फ्रीक्वेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज हो रही है बारंबार, स्वेलिंग ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड्स अगर हो रही है, परस्पिरेशन ऑन द हेड इन द इवनिंग आफ्टर गोइंग टू स्लीप, है ना। देखो ये ना बंदे की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये किसी वैसे नहीं दे रहे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ। एपिस्टैक्सिस विद गर्ल्स एंड यूथ ऑफन वेरी सीवियर, एपिस्टैक्सिस हो रही किसी को, यूजुअली कॉल्ड हैंड्स एंड परस्पिरेशन ऑफ द पाम्स, बर्निंग इन द पाम्स। अब देखो अगर किसी का हाथ ठंडे हैं या हथेलियों में पसीना आ रहा है तो ये कोई एक्यूट डिजीज थोड़ा ही हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई गहरा वो है, कोज है, फंडामेंटल। कोल्ड, ड्राई और इल स्मेलिंग, स्वेटी फिट वगैरह। द आर्म्स एंड हैंड्स एंड लेग्स और फीट आर बिनम्ड बाय स्लाइट कोज, थोड़ा सा ही कोई कारण है उससे बिनम हो जाते हैं। जैसे कई जगह कहते हैं ना आजकल आमतौर पर कि थोड़ी देर ये कोहनी में सिर के नीचे रख लूं तो ये सो जा, सुन हो जा, दीपशिका बोलते हैं ना ऐसा। तो हाँ, तो बेसिकली है तो बहुत सारे, सोर टेस्ट इन माउथ, नोजिया इन मॉर्निंग, रेगुलर अल्सरेटेड नोस्ट्रिल्स, डिसएग्रीएबल सेंसेशन, ड्राइनेस ऑफ नोज, तो इस तरह से या हल्की हल्की खांसी रहना, तो ये सब उन्होंने लेटेंट सोरा के सिम्टम इसमें दे रखे हैं। थोड़ा सा आइडिया हम इधर जाके भी जरूर लें, लेकिन इस पे जब आज सवाल उठा है तो थोड़ा सा इस पे और गौर करके क्लियर कर लेंगे, है ना। बॉस ये जैसे ये भी तो सिम्टम्स ही हैं, यहाँ पे तो हम सिम्टम्स देख करके मेडिसिन दे रहे हैं, वहाँ पे मतलब ये समझ करके कि लेटेंट सोरा के सिम्टम्स है, और ये तो वो हो गया। हाँ, मैंने इसलिए तो इसको रोक दिया बेटा, अब आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ा इसमें भी, क्योंकि ये सिम्टम का आभास दे रहे हैं, लेकिन कुल मिला के लेटेंट सोरा हनीमैन साहब ने ऐसे कह के वो चल रहे हैं, आगे और सीरियस होंगे सिम्टम। अभी तो इन्होंने ABCD शुरू करे हैं लेटेंट सोरा के बिल्कुल बेसिक से, आगे हो सकता है जब हम इसे पढ़ेंगे तो जब लेटेंट सोरा के और अंदर के आएंगे। लेकिन बात बड़ी अच्छी सी लग रही है उस बंदे का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो ये 5वां एफोरिज्म है ना, ये बहुत मदद कर रहा है, उसकी विल, उसके मॉरल जोड़ो, है ना। हाँ, मॉरल जोड़ो तो ये एंटी मियाजमेटिक होगा। उसकी विल, इंटेलेक्ट, मॉरल 4 नहीं दे रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बस ऐसे सोचिए ना, अगर एक किसी कॉज के बाद एक टिमिड पर्सन है, उसके अंदर डिजीज प्रोसेस कुछ और चलेगी, कोई अग्रेसिव पर्सन है तो उसके अंदर डिजीज प्रोसेस कुछ और चलेगी, कोई फियरफुल बंदा है तो हाँ, और मान लो अलग अलग डिजीज भी ना चले तो आपके सामने एक तो टिमिड बंदा आया, उसे डायरिया लग रहा, और एक गुस्से वाला आया, उसे भी डायरिया लग रहा, है ना। तो यहाँ पर दोनों के स्वभाव के हिसाब से मेडिसिन बदलेगी। तो उस टिमिडिटी को अगर लगा दोगे डायरिया के साथ, तो अब वो उसकी एंटी मियाजमेटिक या उसकी एंटीसोरिक की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल बॉस, और कैरेक्टर ऑफ डायरिया भी दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, कैरेक्टर ऑफ डायरिया के हिसाब से हम लेंगे, और कैरेक्टर ऑफ डायरिया में फिर हमें थोड़ा सा एक वो फंस जाएगा पेज के सिम्टम्स ऑफ डायरिया,
सिम्टम्स हाँ ऑफ डायरिया या टोटलिटी ऑफ डायरिया को तो रखो अलग, अभी वो इंडिविजुअल बंदे की इंफॉर्मेशन जोड़ो इसके साथ। अब जो हाँ हाँ सिम्टम है हाँ डिजीज के, इसके साथ साथ उसका बेसिक डिस्पोजिशन, कौन टिमिड है, कौन एग्रेसिव है, कौन हिस्टोरिकल है, कौन स्ट्रॉन्ग विल है, कौन ऐसे ना, ये और जोड़ो। तो ये आपका नहीं बॉस, मेरे नहीं बॉस, हमें लगता है कैरेक्टर ऑफ डायरिया जो बोल रहे हैं वो भी जुड़ेगा। जैसे जैसे अग्रेसिव है तो उसका मान लीजिए बहुत फोर्सफुली या बहुत ऑफेंसिव हो सकता है, तो ये भी चीजें, तो तो ये भी तो एक कैरेक्टर होता है वो ना तो बेटे कि आपने बना ही लिया ना, टोटलिटी तो बना ही ली। देखो हाँ 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 सर टोटलिटी बना के इसमें तो एनिमल साहब पहले से दे ही रहे थे कि इसका ग्रीन हाँ सर डिस्चार्ज है इसमें तो पल्सेटिला दे दो, येलो डिस्चार्ज है तो कैलकेरिया सल्फ दे दो, ऐसा तो दे ही रहे थे पहले भी। हाँ 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 कुछ कह रहे हाँ हैं? सर इसमें एफोरिज्म नंबर जो 205, 206, 7 वाली जो क्रोनिक डिसीज वाली जो एफोरिज्म है, जिसमें प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम की बात की गई है, वो भी इसमें जुड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ वहां से एक आभास आ जाएगा। प्राइमरी सिम्टम्स जो है वो पहले कभी निकले थे क्या, पहले इरप्शंस आए थे क्या, कोई ऑइंटमेंट लगाया था क्या, एक वो उधर से भी हाँ पता चल जाएगा कि इसको पहले इसको एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट देना। अब बिल्कुल जर्नी ऑफ डिजीज में बात कर ही रहे थे, शायद दीपशिखा कर रही थी या कोई अभी, कि उसका थ्रू एंड थ्रू पीछे तक देखेंगे जाके कि इसको क्या क्या हुआ है, वहां से भी पता चलेगा कि इसको हमें यहाँ एंटी मियाजमेटिक देना है ना, या ये इस बंदे के अंदर म्याजम एक्टिवेट हो रखा है। हम्म, लेकिन जब इसमें आप देखो बात ये कि अब ये क्लियर तो होनी ही है, जब आज सवाल उठ गया है तो कभी ना कोई अफोरिज्म इसमें बता रहा होगा तो वो सामने आ जाएगा। क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा, किसी को अपने किसी केस के अकॉर्डिंग और समझ क्लियरिटी होगी तो समझ में आ जाएगा। तो अब तो ये क्लियर होना ही है हम लोगों का, ये तो तय है। काफी हद जी तक जी है, हम काम कर रहे हैं लेकिन क्लियरिटी और हो जाएगी साथ साथ। हाँ 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 जी बॉस, जी बिल्कुल बॉस। बिल्कुल। अनभिज्ञ नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्रिस्टल हाँ क्लियर होना बिल्कुल और मजा आएगा। बिल्कुल। तो ये फुटनोट तो हो गया था ना भाई? जी बॉस, लेकिन पीछे बचा है बॉस थोड़ा सा ये हाँ हाँ, एफोरिज्म। ये एफोरिज्म बच रहा है तो इसे पूरा कर लेंगे। कह रहे हैं आई में से इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज विच अंडर द नेम्स। मैं कह रहे हैं कि मैं हनीमैन साहब कह रहे हैं कि मैं कहना चाह रहा हूं जो अनगिनत फॉर्म्स ऑफ डिजीज हैं जिनको नामकरण कर दिया गया जाता है, नामकरण कर दिया गया है अंडर द नेम्स ऑफ, जैसे कि नर्वस डेबिलिटी, हिस्टीरिया, hypochondriasis, mania, melancholia, imbecility, madness, epilepsy, and convulsions of all sorts, softening of bones, rachitis कह रहे हैं ब्रैकेट में, scoliosis and kyphosis, caries, cancer, fungus hematodes, neoplasms, gout, hemorrhoids, jaundice, cyanosis, dropsy, amenorrhea, hemorrhage from the stomach, nose, lungs, bladder, and womb, of asthma and ulceration of the lungs, of impotency and barrenness, of megrim, deafness, cataract, amaurosis, urinary calculus, paralysis, defects of the senses, and pains of thousands of kinds, etc. Figure in systematic work on pathology as peculiar independent diseases. तो बेसिकली ये सब जो है इनके पीछे सोरा ही है, ये सोरा की ही पैदाइश है बेसिकली। हनीमैन साहब कह रहे हैं भले चाहे नाम कुछ दिया गया हो। अभी देखो यहाँ बड़ा अच्छा सा और क्लियर हो जाएगा, वो एक स्ट्राइकिंग बात और आएगी दीपशिखा यहाँ, जैसे कैरीज है, कैंसर है, या इधर स्टोन है, रिनल कैलकुलाई तक को कह दिया, कैटरेक्ट को कह दिया, जिनको हम डिफेंस के आधार पर साइकोटिक बीमारी मानते हैं। जी जी जब हम इसमें इस जी रोशनी में पढ़ेंगे ऑर्गेनन की तो बेसिकली ये सब सोरा है इनके पीछे, इन सबके हाँ पीछे सबके सोरा है, कैरीज ऑफ बोन हो चाहे। लेकिन हम डिफेंस ऑफ द सेल के हिसाब से जो प्रफुल्ल सर का जो नया एड डाउन हुआ है होम्योपैथी में, वहां पर हम कैरीज ऑफ बोन को सिफिलिटिक डिफेंस कहेंगे, है जी, ड्रोप्सी को हम जी जी साइकोटिक कहेंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, यहाँ जो है एक बार पहले भी बात हुई थी डॉक्टर साहू सर, सोरा
सिफिलिस और साइकोसिस, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, बड़े सर ने, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर ने ये 3 डिफेंस ऑफ सेल के हिसाब से जोड़ दिए थे एलाइड के साथ, बहुत खूबसूरत तरीके से। सोरा को लिया था उन्होंने इन्फ्लामेशन, जहां भी आइटिस लगे। साइकोसिस को लिया था, वहां उन्होंने एक्यूमुलेशन, सिंथेसिस, प्रोलिफरेशन वगैरह, और जहां भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वहां लिया था सिफिलिस। तो ये सिफिलिटिक डिफेंस, साइकोटिक डिफेंस और सोरिक डिफेंस होता है किसी सेल का। 3 ही डिफेंस हो सकते हैं जब हम पैथोलॉजी की बुक में पढ़ते हैं, तो इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो बड़े सर ने आज केस को क्रैक करने के लिए बहुत खूबसूरत ये तरीका दे दिया कि सबसे पहले आप डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को पिकअप करो, बेस बनाओ, है जी, और डायरेक्शन ऑफ क्योर में भी देखो कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यदि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस यदि फिजियोलॉजिकल या इन्फ्लेमेटरी जोन में आ गया तो रिकवरी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा पहलू डॉक्टर विजयाकर सर ने हमें दिया, लेकिन हमें क्लियर कट अलग अलग रहना है दोनों में। हैनीमैन साहब के हिसाब से सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस अलग है। उनके हिसाब से सिफिलिस और साइकोसिस केवल और केवल विनेरियल डिजीज को कहा गया था। सिफिलिस और साइकोसिस केवल और केवल विनेरियल डिजीज को कहा गया था, जबकि आज की अपग्रेड जो था, अपग्रेडेशन बड़े सर का, वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल बनाने के लिए अप्रोच को ये 3 डिफेंस ऑफ सेल से जोड़ते हुए रिजल्ट लिए बड़े सर ने बहुत खूबसूरत और ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को हैनीमैन साहब का नजरिया क्या था उससे अलग लेना है, और 3 डिफेंस ऑफ ए सेल या ऑफ द पर्सन उसके हिसाब से सोरिक डिफेंस, साइकोटिक डिफेंस, सिफिलिटिक डिफेंस को अलग तरीके से समझ के चलना है। ठीक है ना भाई? हाँ, तो इस तरह से ये बहुत सारे जो नामकरण कर दे रखे हैं पैथोलॉजी की बुक में अलग अलग इंडिपेंडेंट डिजीज के रूप में, ये सभी सोरिक डिजीज हैं। इनके सबके पीछे सोरा है, ये मियाज्मेटिक डिजीज है, और इनका ट्रीटमेंट एंटी मियाज्मेटिक ही देना होगा हैनीमैन साहब के हिसाब से, है ना? तो काफी क्लियर हो गई ये बात। और कोई बात रह गई हो तो आप बताओ। और कोई सवाल है? प्रशांत है और बच्चे हैं, डॉक्टर चौहान सर हैं। चलो दीपशिखा, पॉइंट यहाँ तक क्लियर है ना आपने? हाँ, बस आगे जो भी ऐड डाउन होगा और कुछ प्लस मिलता है तो उस पर और बात हो जाएगी। और सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम राम, राम राम सर। राम 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 भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम सर। राम राम।